साईराम छात्रों, आशा है आप सभी घर पर सुरक्षित, स्वस्थ और समय अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रख रहे होंगे और दूसरों की सहायता भी कर रहे होंगे। छात्रों, मैं बार बार आप सभी से यही कहती हूँ कि इस चुनौती भरे समय में हम सबको मिलकर रहना है, एक दूसरे की सहायता करना है और साथ में ही स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। अगर इस समय को हम पार कर जाएंगे तो हम आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो छात्रों, इन्हीं के साथ ही मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साथ में ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घरों पर रहकर अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली कक्षाओं में जो भी आपको कार्य दिया है उन सबको आप पूर्ण कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम कहानी, कविता और नाटक की रचना प्रक्रिया देखेंगे। जैसे कि हमने आलेख फीचर लेखन देख लिया था, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन देख लिया था, उसी का जो अंतिम भाग है कहानी, कविता और नाटक की रचना प्रक्रिया, जो कि परीक्षा में 5 अंक का आपको पूछा जाता है। तीनों में से जो विकल्प आता है कि किसी एक का आप क्या बताएंगे, रचना प्रक्रिया बताएंगे, तो वही हम देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कहानी की रचना होती है, कविता कैसे लिखी जाती है और नाटक कैसे लिखा जाता है। तो आज कहानी से पहले प्रारंभ करते हैं। छात्रों, बचपन से ही आप अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और यहाँ तक कि आपने बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ ली हैं। पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी और उम्मीद है कि इन पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी पढ़ा उससे आपको कहानी का महत्व और कहानी की परिभाषा तो समझ में आई गई होगी। एक बार फिर से आज हम देखेंगे कि कहानी क्या है। हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी विधा है और जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। प्राचीन काल से ही कहानियों का बहुत महत्व रहा है। इसे गल्प आदि और कथा आदि के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल में भी कहानी उतनी ही प्रचलित है जितनी प्राचीन काल में है। साहित्य में अगर देखा जाए तो कहानी का महत्व कहीं भी कम नहीं हुआ है। पहले हाँ, इतना ज़रूर है कि प्राचीन समय में कहानी का उद्देश्य क्या था, उपदेश देना था, मनोरंजन करना माना जाता था, परंतु आज इसका लक्ष्य में क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। इसका लक्ष्य क्या है, मनुष्य की विभिन्न समस्याओं, संवेदनाओं को व्यक्त करना आज के जीवन में इसका क्या हो गया है, लक्ष्य बन गया है। परंतु इसकी आत्मा बिल्कुल भी नहीं बदली है। प्राचीन समय में जहाँ एक उद्देश्य क्या था, उपदेश देना था, मनोरंजन करना था, उसके साथ साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होता था। और आज भी मनुष्य की समस्याओं को उजागर कहानी करती है, परंतु आज के समय में भी इसका क्या होता है, उद्देश्य। आप देख लेते हैं कहानी के तत्व। छात्रों, कहानी के मुख्य 6 तत्व माना जाता है। सबसे पहले कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और शैली। अब सबसे पहले कथा वस्तु क्या होती है। किसी भी कहानी को लिखने के लिए हमें घटनाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। बिना घटनाओं की हम कोई भी कहानी नहीं लिख सकते, चाहे वो पुरानी पौराणिक घटनाएं हों, चाहे वो आधुनिक घटनाएं हों, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऐतिहासिक के क्षेत्र में हो। परंतु एक कथाकार बिना कथा वस्तु के कोई भी कहानी का चुनाव नहीं कर सकता, कोई कहानी नहीं लिख सकता। तो कथा वस्तु का होना क्या है, बहुत आवश्यक है। दूसरा है चरित्र चित्रण। किसी भी कहानी में चरित्र, पात्रों का होना बहुत आवश्यक है। अगर पात्र नहीं होंगे तो वो कहानी नहीं कहलाएगी। साथ में सहायक पात्र भी होने चाहिए, एक मुख्य पात्र और साथ में अन्य सहायक पात्रों से ही क्या बनती है, कहानी बनती। तीसरा क्या है, संवाद अर्थात डायलॉग्स। किसी भी कहानी में संवाद का होना बहुत आवश्यक है। संवाद कहानी का एक मुख्य जो है अंग है। बिना संवाद के, बिना डायलॉग्स के कहानी क्या लगती है, अधूरी लगती है। देश काल और वातावरण। देश काल अर्थात तत्कालीन समय, उस समय का समय क्या था, वातावरण कैसा था, लोकेशन कैसा था, इन सब का होना भी क्या है, बहुत आवश्यक है।
किसी कहानी का उद्देश्य होना भी आवश्यक है। जैसे कि एग्जाम्पल कि मैंने आपको बताया कि दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कि आज़ादी की ओर संकेत करती है। और इसका उद्देश्य क्या था? पूरी जनता को आज़ादी के प्रति आकर्षित करना, आज़ादी के प्रति जागरूक करना। तो ये क्या था इसका उद्देश्य। भाषा शैली, भाषा शैली कहानी की सरल हो, मुहावरों से युक्त हो और आकर्षण हो, सहज रूप से समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए। तो छात्रों, ये थे कहानी के मुख्य 6 तत्व। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहानी किसे कहते हैं और कहानी के मुख्य तत्व बताइए, तो इन 6 तत्वों को आपने लिखना है। आगे देखते हैं कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें विभिन्न ध्यान देना चाहिए कि कहानी का हमें कितना विस्तार करना चाहिए, विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का संतुलित विस्तार करना चाहिए, और प्रसंग अत्यंत संक्षिप्त होना कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर हम कोई भी संवाद लिख रहे हैं तो वो बहुत लंबे लंबे हो। कहानी का जो आरंभ क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को उसमें क्या आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावमयी होनी चाहिए। अब कहानी की विशेषताएं क्या हैं। कहानी की विशेषताएं क्या है कि कहानी किसी पर भी लिखा जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, दानव हो, पशु पक्षी, किसी पर भी कहानी लिखी जा सकती है। कहानी शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए भी लिखी जा सकती है। कहानी हमें नैतिक शिक्षा के लिए, प्राचीन समय में जैसे आपको बताया कि कहानी अगर पंचतंत्र को हम देखें तो उसमें नैतिक शिक्षा पर ही आधारित कहानियाँ हम देखते हैं, जो कि हम बचपन में हम सब ने सुनी है, पढ़ी हैं। तो कहानी का उद्देश्य क्या है? नैतिक शिक्षा भी है, शिक्षा देना भी है और मनोरंजन करना भी है। साथ में ही व्यक्तिगत विकास भी है और चरित्र का निर्माण करना भी है। साथ में ही इन सब कहानी के उद्देश्य के साथ साथ ही क्या होना चाहिए, देश काल स्थान के परिवेश में कथानक और पात्रों को विचार होना ज़रूरी है। जितने भी 6 तत्व मैंने आपको बताया उनका एक दूसरों से ही आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से उनकी कड़ियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अलग अलग हो, उनके अंतर संबंध होने चाहिए, तभी कोई कहानी बनती है और वो सफल होती है। छात्रों, आप देखते हैं कविता। कविता एक कवि के मन के विचार का क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है कविता। कवि के हृदय ही कविता का उद्गम स्थान होता है। चाहे दुख या सुख, जो भी परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसी स्थितियों पर वो क्या लिखता है, अपनी कविता लिखता है। उसके हृदय में जो उद्गार होते हैं वही बाहर आते हैं और उन्हीं में अलंकृत कर, रस, छंद, जितनी भी प्रकार से वो कविता को सुसज्जित कर सकता है अपने भावों को, वह करता है और तब जाकर एक कविता बनती है। जैसे कि आत्मपरिचय कविता हमने पढ़ी। आत्मपरिचय कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने अभिव्यक्ति, आत्मपरक, आत्मकथानक शैली का जो प्रयोग किया है, तो उसमें स्पष्ट हो रहा है कि कवि दुखी है और संसार उसे क्या जानता है। तो कवि जो भी विचार हैं उसके हृदय से निकल रहे हैं और वही बाहर क्या बन रही है, कविता बन रही है। अब क्या है, कविता में भाषा कैसी होनी चाहिए, समय ज्ञान जरूरी है, शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए, शब्दों का विन्यास होना चाहिए, जिसे वाक्य का प्रचलित भाषा की ऐसे रचना होनी चाहिए जो पाठक उसमें क्या कर ले, रुचि ले। साथ में संकेतों का प्रयोग होना चाहिए, अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, रसों का सीमित प्रयोग होना चाहिए, छंदों से उसे सुसज्जित करना चाहिए, तभी वो कविता क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। कवि के विचार तभी क्या कहलाते हैं, कविता कहलाती है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणाली होती है उसे शैली कहा जाता है और उसका प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने जो कविता लिखी है, उन्होंने एक कनुप्रिया, उनकी जो लिखी हुई कुछ कविता हैं, यहाँ पर शब्द शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है, वह यदि वो मेरे पास बैठकर मेरे रुखों कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अंधेरों से नहीं निकलते शब्द शब्द। अब धर्मवीर भारती जी ने जो कविता लिखी है वो उनके हृदय से है,
उनकी जो उनके कविता का जो मेन है कि उनकी प्रेमिका के लिए है, तो वो उद्गम स्थान क्या है उनका हृदय है, उनकी बेचैनी है। उनके बेचैनी से ही वो क्या बनती है, कविता बनती है, और कविता का जो सृजन है उनके हृदय से ही हो रहा है। तो ये इस तरह से उन्होंने एक लय, ताल, छंदों से उसे क्या कर दिया है, सुसज्जित कर लिया है, उसका सृजन कर लिया, और तब वो जाकर क्या बनी है, कविता बनी है। अब देख लेते हैं नाटक लेखन। नाटक लेखन की क्या रचना प्रक्रिया है। नाटक आरंभ में अंत तक 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं। आरंभ में यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम आरंभ, कथानक का आरंभ होना और फल प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। वास्तव में नाटक किसे कहते हैं? किसी कहानी को नाट्य रूपांतरण देना ही क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। कोई भी कहानी है और उसी कहानी के मुख्य पात्रों में हम उसकी क्या डाल रहे हैं, उसमें अभिनय डाल रहे हैं, उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, उस कहानी को उसमें अभिनय डाल रहे हैं, उसमें कला का समावेश हम कर रहे हैं, उस कहानी को जीवंत हम दर्शा रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, नाटक कहलाएगा। और इसमें क्या होना चाहिए, आरंभ होना चाहिए, यत्न होना चाहिए, प्रत्याशा होना चाहिए, नियताप्ति होना चाहिए और फलागम आरंभ होना चाहिए। तो ये नाटक के क्या है, रचना प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। अब देखते हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय महत्वपूर्ण बातों पर क्या ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से पात्र हैं, मैंने आज जैसे आपको बता दिया कि नाटक कहानी का ही जो अभिनय रूपांतरण है, जो नाट्य रूपांतरण है, उससे क्या बनती है, नाटक की संरचना होती है। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जब किसी भी कहानी को हम नाटक का रूप देते हैं तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। कहानी एक ही जगह पर स्थित होनी चाहिए, कहानी में संवाद नहीं होते और नाटक संवाद पर आधार पर आगे बढ़ता है, इसीलिए कहानी में संवाद का समावेश करना जरूरी है। यूजुअली मैंने आपको बताया कि कोई भी कहानी में क्या होता है, संवाद तो होता ही है, परंतु उसको जीवंत रूप देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नाटक में और अधिक संवादों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। क्योंकि कहानी में कोई अभिनय नहीं हो रहा है और हम नाटक में अभिनय दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, यहाँ पर उसका क्या है, जीवंत यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिनय हो रहा है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले उसका कथानक बनाना बहुत ज़रूरी है। अर्थात कोई भी कहानी का अगर हम नाटक में उसको चेंज करें तो उसका कथानक बनाना ज़रूरी है कि कितने पार्ट में हमने दिखाना। अगर पढ़ते समय हम देखें तो किसी कहानी को भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, परंतु जब उसे नाटक के रूप में बनाया जाएगा तो वो बहुत विभिन्न भागों में वो विभाजित होगा। नाटक में हर एक पात्र का विकास कहानी जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही होता है, इसीलिए कहानी का नाट्य रूपांतरण करते वक्त पात्र का विवरण करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अर्थात कोई भी कहानी को हम जब नाटक में परिवर्तित कर रहे हैं तो पात्रों को विभाजित करना, पात्रों का विवरण देना, किस पात्र को मुख्य जो मेन रोल है वो देना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति कहानी लिख सकता है, पर जो नाटक रूपांतरण की बात आती है तो हर एक समूह टीम की ज़रूरत होती है। अर्थात एक तो लेखक है जो कहानी लिख रहा है, परंतु जब नाटक की बात होती है तो उसमें बहुत सारे क्या है, टीम वर्क, एकता के आधार पर उसमें काम करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि कहानी हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, परंतु नाटक को हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें होना नाटक में बहुत आवश्यक है और नाटक इन सब के बिना क्या है, अधूरा है। तो छात्रों, आज की कक्षा में हमने देखा कि कहानी की रचना कैसी होती है, कविता कैसी लिखी जाती है, कविता की रचना प्रक्रिया कैसी है और कहानी का नाटक रूपांतरण अर्थात नाटक की संरचना कैसी होती है। साथ में ही जो भी स्लाइड्स आपको दिख रही हैं उनको आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में, या जो पिछली कक्षा 11वीं में जो नोट्स मैंने जहाँ लिखवाए थे उसमें आप ये नोट करेंगे। यह आपकी परीक्षा के लिए भी और कक्षा 12वीं के लिए भी महत्वपूर्ण भाग है और इस चीज़ को आपने समझना है।
अगली वीडियो में हम वेदांत से पहला पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।